चलिए आ जाइए। क्या पढ़ा रहे थे? संसदीय समिति पढ़ाना है ना। संसदीय समिति उससे पहले तक जो है पढ़ा दिए थे हम आपको। संसदीय समिति को समझना है आज के सेशन में। संसदीय समिति दो चीज देखना है आज के अभी के सेशन में, फिर विधायिका खत्म हो जाएगा। एक जो है संसदीय समिति को देखना है, दूसरा अनुच्छेद 79 से 123 तक जो अन्य बचे हुए अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 79 से 123 तक में आधा अनुच्छेद लगभग पढ़ लिए हैं हम लोग। जैसे कि अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, 81, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 108, 111, ये सब अनुच्छेद हम लोग पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 79 से 123 में जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 107, 1010, 112, 113, 114, 115, 116, 117, ये सभी जो अनुच्छेद है ये सभी अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 79 से 123 के बीच में। तो इन अनुच्छेदों को भी हम लोग जानेंगे। इन अनुच्छेदों को भी जो है हम लोग जानेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या है क्या नहीं है। मतलब दो चीज अगर और जान लेते हैं, संसदीय समिति और आर्टिकल 79 से 123 के बीच में अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तत्पश्चात ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे न्यायपालिका पर। अभी ये टॉपिक खत्म करने का हम प्रयास करते हैं और खत्म कर भी देंगे, समझ गए? तो आइए देखते हैं। है पंखा बंद कीजिए जी। और इसके बाद जो है टेलीग्राम पे मैसेज गया जी क्लास का है? क्लास का मैसेज गया है टेलीग्राम पे? चल गया। चलिए संसदीय समिति सबसे पहले समझते हैं। संसदीय समिति को देखिए, संसद, भारतीय संसद, भारतीय संसद की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय संसद का काम काफी व्यापक है, बहुत व्यापक है। भारतीय संसद का काम काफी व्यापक है। तो भारतीय संसद का काम जो कि काफी व्यापक है, उस काम को भारतीय संसद कर नहीं पाती है। यानी इतना काम ही है ना कि संसद करने में असमर्थ हो जाता है। तो संसद जब अपना काम करने में असमर्थ हो जाता है तो इस स्थिति में संसद अपना काम करने हेतु
संसदीय समिति का गठन करता है, संसदीय समिति का गठन करता है। और जो संसदीय समिति होता है, संसदीय समिति दो प्रकार का होता है, अस्थाई संसदीय समिति और अस्थाई संसदीय समिति। अस्थाई संसदीय समिति में अस्थायित्व का गुण होता है, यह हमेशा अस्तित्व में होता है। और जो अस्थाई संसदीय समिति होता है, जरूरत पड़ने पर उसका गठन किया जाता है, और जिस काम के लिए अस्थाई संसदीय समिति का गठन किया जाता है, उस काम के होने के ठीक बाद अस्थाई संसदीय समिति को भंग कर दिया जाता है। एक बार फिर से इस पूरे सिनेरियो को समझिए आप। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संसदीय समिति के विषय में, हम लोग संसदीय समिति के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है संसदीय समिति, क्या होता है संसदीय समिति, इसे हमें समझना है। संसदीय समिति क्या है, यह प्रश्न है। अब इसका उत्तर हम आपको देने जा रहे हैं। संसद यानी पार्लियामेंट का काम काफी व्यापक होता है। पार्लियामेंट का काम काफी व्यापक होता है, काफी व्यापक होता है। पार्लियामेंट के काम जो काफी व्यापक होते हैं, उन कामों को पार्लियामेंट करने में समर्थवान नहीं है। इसीलिए पार्लियामेंट अपने काम को करने के लिए जो समिति गठित करता है, उसे ही संसदीय समिति कहा जाता है, उसे ही संसदीय समिति कहा जाता है। संसदीय समिति दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई यानी स्टेबल और अस्थाई। अस्थाई संसदीय समिति हमेशा अस्तित्व में रहता है, हमेशा हमेशा अस्तित्व में रहता है। अस्थाई संसदीय समिति हमेशा अस्तित्व में रहता है। और अस्थाई संसदीय समिति की अगर बात करें तो जो अस्थाई संसदीय समिति है, समय समय पर इसका गठन होता है। जिस उद्देश्य और प्रयोजन के लिए इसका गठन होता है, उस उद्देश्य के पूरा होते ही अस्थाई संसदीय समिति को भंग कर दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है। अस्थाई संसदीय समिति के उदाहरण है प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति, इसके बाद सरकारी उपक्रम समिति, फिर आपको कार्य मंत्रणा समिति, महिला सशक्तिकरण समिति, अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर, अनुसूचित जनजाति और जनजाति के कल्याण को लेकर समिति, ये सभी अस्थाई संसदीय समिति है। अस्थाई स्टेबल संसदीय समिति है। फिर अस्थाई संसदीय समिति की अगर आप बात करेंगे तो जो कुछ अस्थाई संसदीय समिति है, जैसे नियम समिति हो गया, नियम समिति हो गया, पुस्तकालय समिति हो गया, ये सब अस्थाई संसदीय समिति के अंतर्गत आता है। अब संसदीय समिति से प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, संसदीय समिति से प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, तो संसदीय समिति से पूछे जाने वाले प्रश्नों से हम आपको अवगत करवा दें कि इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, किस संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। मूल तौर पर अगर आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो संसदीय समिति से यही प्रश्न मूल तौर पर पूछे जाते हैं कि किस संसदीय समिति में कितने सदस्य
होते हैं। और भी अलग तरीका से भी प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सदस्य संख्या ही पूछा जाता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मूल तौर पर सदस्य संख्या ही पूछा जाता है तथा अन्य चीज भी यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे देख रहे हैं हम, लेकिन उससे पहले होमवर्क नहीं दिए हैं ना हो। ठीक है, अरे भूल जाते हैं। ठीक है, तो होमवर्क नहीं दिए हैं तो मॉडर्न का होना है ना टेस्ट। तो जब तक होमवर्क नहीं दिए हैं प्रयास कीजिए, दिन रात एक करके मॉडर्न में लगे रहिए, है कि नहीं है। या फिर होमवर्क नहीं दिए हैं तो होमवर्क देंगे तो उससे आगे ये ना देंगे, उससे आगे देंगे। अगर चैप्टर नंबर 14 दिए हैं बायोलॉजी में तो 15 देंगे चैप्टर नंबर, तो उससे आगे बढ़ जाइए। समझ गए, एक रास्ता दिखा दिए हैं, उस पर चलने का प्रयास कीजिए महाराज। नहीं दिए हैं आज दे देंगे, समझ गए। ध्यान में नहीं रहता है कि दूगो प्रैक्टिस सेट आना है, एगो पे काम कंप्लीट हो गया है और दूसरा पर काम कंप्लीट होने के कगार पे है, समझ गए। तो पूरा टाइम उसी पे दे देते हैं, इसी वजह से जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, समझे। तो होमवर्क आज हम याद करके डाल ही देंगे चाहे जैसे हो। आज उस पर हम काम करना छोड़ देंगे 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन आज होमवर्क बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ा सा लिखना होता है, हम अपने से लिखते हैं ना वो, समझ गए। तो आज लिख करके हम भेज देंगे, देखते हैं आज भेज देंगे। और ऐसे तो मॉडर्न का जो है आपको दिए हुए हैं, मॉडर्न कंप्लीट कर लीजिए आप, समझ गए। मॉडर्न कंप्लीट कर लीजिए और मॉडर्न कंप्लीट कर लीजिए, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या मॉडर्न कंप्लीट कीजिए, आगे थोड़ा सा तो होमवर्क बढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे होमवर्क, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या छोड़ दे है? ना ना, जो बना हुआ है ले उसको टूटने मत दीजिए। ठीक है, टूट जाएगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, टूटना नहीं चाहिए। चलिए आइए अब और देखिए, ज्यादा महत्वपूर्ण है अस्थाई संसदीय समिति, ज्यादा महत्वपूर्ण है अस्थाई संसदीय समिति। अस्थाई आप नहीं भी पढ़ेंगे, नहीं भी याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अस्थाई संसदीय समिति याद रखना जरूरी है। और देखिए, सामान्य तौर पर जो कॉमन बुक सब है उसमें मुख्य तौर पर 3 गो संसदीय समिति का जिक्र करके आगे बढ़ जाता है बुक। प्रकलन समिति, लोकलेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति। तो ये सामान्य तौर पर बुक जो है ये 3 समितियों की चर्चा करके आगे बढ़ जाता है। तो छात्रों को लगता है कि संसदीय समिति 3 ही है, संसदीय समिति 3 ही है, परंतु ऐसी बात नहीं है कि संसदीय समिति 3 है। आरपीएफएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या? तो आरपीएफएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन ये है कि भारत में संसदीय समिति कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। इसका उत्तर होता 2, अस्थाई और अस्थाई। लेकिन मैक्सिमम विद्यार्थी आंसर टिक करके आया था 3। आकर के हमसे मिला, हमसे पूछा भी, तो हम उसको बोले 2, तो वो बोला नहीं 3 होता है। तो हम बोले कौन कौन होता है बताइए। तो बोला लोक लेखा, प्रकलन, सरकारी उपक्रम। बोले अच्छा। तब फिर उसको समझाए, देखिए ये अस्थाई समिति में 3 वित्तीय समिति है, ये अस्थाई समिति में ये 3 वित्तीय समिति है। ये तो अस्थाई समिति के प्रकार हैं। ऐसे संसदीय समिति होता है 2 प्रकार का, अस्थाई और अस्थाई। और मैक्सिमम विद्यार्थी का कहानी हम बता रहे, मैक्सिमम लगभग 70-80% विद्यार्थी 3 ही मार के आया है। बहुत कम विद्यार्थी जो है 2 मार के आया था परीक्षा में। आरपीएफएसआई का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं ना करेंगे, 3 नहीं ना बोलिएगा। संसदीय समिति क्या गो? कितने संसदीय? अस्थाई और क्लियर है ये बात? अब यहां पर हम लोग अस्थाई संसदीय समिति को देखते हैं।
अस्थाई संसदीय समिति में लोकलेखा, प्रकलन और सरकारी उपक्रम आता है। अस्थाई संसदीय समिति में लोकलेखा, प्रकलन और सरकारी उपक्रम समिति आता है। तो यह अस्थाई संसदीय समिति के अंतर्गत आता है और ये सभी वित्तीय है। वित्तीय मामलों से इन समितियों का संबंध है, रुपया पैसा से इन समितियों का संबंध है। तो ये तीनों वित्तीय अस्थाई समिति है। अगर आपसे यहां पर प्रश्न ये पूछा जाए कि वित्तीय अस्थाई समितियों की संख्या कितनी है, तो वित्तीय अस्थाई समितियों की संख्या है 3, लोकलेखा, प्रकलन और सरकारी उपक्रम। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति देखिए, जो 3 अस्थाई वित्तीय समिति है, जो 3 अस्थाई वित्तीय समिति है, उन 3 अस्थाई वित्तीय समितियों में, उन 3 अस्थाई वित्तीय समितियों में सबसे पुरानी संसदीय समिति लोकलेखा समिति है। लोकलेखा समिति है। और जो लोकलेखा समिति है, इसके गठन को लेकर प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 में लोकलेखा समिति के गठन को लेकर प्रावधान किया गया था। लोकलेखा समिति के गठन को लेकर प्रावधान किया गया था और भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही लोकलेखा समिति का गठन हुआ। और लोकलेखा समिति का गठन हुआ है वर्ष 1921 में। वर्ष 1921 में इस समिति में सदस्यों की संख्या 22 है। सदस्यों की संख्या 22 है। इस समिति में जो सदस्यों की संख्या 22 है, उसमें से 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। और यह जो संसदीय समिति होता है, अगर 22 सदस्य में से लोकसभा में विपक्ष का नेता लोकसभा में विपक्ष का नेता अगर लोकलेखा समिति का सदस्य बना है, तो वही लोकलेखा समिति की अध्यक्षता करता है। सामान्य तौर पर भारतीय राज्य व्यवस्था में चली आ रही परंपरा के अनुसार लोकलेखा समिति की अध्यक्षता लोकसभा में विपक्ष का नेता ही करता है। लोकलेखा समिति की अध्यक्षता लोकसभा में विपक्ष का नेता ही करता है। लोकसभा में विपक्ष का नेता ही करता है। लोकलेखा समिति का मुख्य तौर पर काम क्या है? लेकिन काम से पहले आप जानिए, लोकलेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। 1 वर्षों का होता है और सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है और कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने जो रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट की जांच करना। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने जो रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट की जांच करना लोकलेखा समिति का काम होता है। देखिए, आगे हम आपको कैग के विषय में पढ़ाएंगे। छोटा टॉपिक है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके विषय में आगे हम आपको पढ़ाएंगे आगे इसके विषय में। तो जो आपको कैग है, कैग को
अर्थात भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भारत के सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षक माना जाता है। कैग भारत के सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करता है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कैग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है और संसद उस रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति से करवाता है और फिर लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सबमिट करता है। तो जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है उस रिपोर्ट की ही जांच कैग के द्वारा, उस रिपोर्ट की ही जांच लोक लेखा समिति के द्वारा, कैग के द्वारा दिए गए रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कैग के मित्र या मार्गदर्शक या सलाहकार के तौर पर काम लोक लेखा समिति करता है। लोक लेखा समिति करता है। कैग भारतवर्ष के भीतर होने वाले घोटाला का उजागर करता है और कैग जो भारत के भीतर होने वाले घोटाला का उजागर करता है उस पर पक्की मुहर लोक लेखा समिति लगाता है। मतलब लोक लेखा समिति यह कहता है कि हां सच में घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, यह लोक लेखा समिति करता है। तो यहां से लोक लेखा समिति से 5-7 प्रश्न बन रहे हैं और 5-7 प्रश्न महत्वपूर्ण है। इससे पहले तक मात्र एक बात महत्वपूर्ण था, संसदीय समिति कितने प्रकार के होते हैं? 2। मात्र वो बात याद रखना था। वो बात याद हो ना गया? आइए लोक लेखा समिति के विषय में याद करते हैं, पढ़ते हुए याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बताइए किस अधिनियम में लोक लेखा समिति के गठन की बात की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। किस अधिनियम में लोक लेखा समिति के गठन की बात की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1900। भारत शासन अधिनियम 1900। क्लियर है ये बात? चलिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? कब हुआ है? 1900। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य? लोकसभा से, राज्यसभा से 7। लोक लेखा समिति का सामान्य तौर पर अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। इसके बाद आगे बताइएगा कि जो आपको लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति का प्रमुख काम क्या है? कैग के रिपोर्ट की जांच करना। लोक लेखा समिति का मुख्य काम क्या है? कैग के मित्र, मार्गदर्शक एवं सलाहकार के तौर पर काम कौन समिति? लोक लेखा। देखिए यहां पर एक अनुक्रम बता रहे हैं और ये कैग पढ़ाते हुए भी हम बताएंगे और ये जरूरी है। यहां से प्रश्न यूपीएससी जैसे परीक्षा, अन्य स्टेट पीसीएस जैसे परीक्षा पूछ चुके हैं। आपका बिहार दरोगा परीक्षा यहां से प्रश्न नहीं पूछा है तो पूछने की संभावना है। जो बात हम आपको बता चुके हैं उसी को यहां पर लिख करके हम दिखा देते हैं। इसको याद रखना जरूरी है और जब हम कैग पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये बात बताएंगे। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसी वजह से दोनों जगह हम आपको बताएंगे और ये बात सामान्य तौर पर आप लोग भूल जाते हैं। समझ गए? तो क्या है बात? ये है कि भारत में सार्वजनिक धन का संरक्षक कैग होता है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
इसी वजह से कैग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देता है। कैग राष्ट्रपति के प्रति ही जवाबदेह होता है, इसलिए कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद यानी पार्लियामेंट के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आते हैं। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाते हैं। संसद के पटल पर रखवाते हैं। संसद इस रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति से करवाता है। संसद इस रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति से करवाता है। लोक लेखा समिति यह रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। लोक लेखा समिति यह रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। यह जो अनुक्रम है इसको याद रखना जरूरी है। इसमें से कहीं से भी कुछ भी उठा करके जो है आपको पूछ दिया जाता है। समझ गए? जब कैग पढ़ाएंगे तो वहां पर भी इस विषय में हम आपको बताएंगे और यहां पर भी हम आपको इस विषय में बता रहे हैं क्योंकि यह है महत्वपूर्ण। समझ गए? तो ये जो है आपको लोकलेखा समिति के विषय में हुआ। लोकलेखा समिति के बाद अगला जो अस्थाई वित्तीय समिति है, अगला जो अस्थाई वित्तीय समिति है वह है आपको प्राक्कलन समिति। वह है आपको प्राक्कलन समिति। देखिए, प्राक्कलन समिति की हम बात करें तो प्राक्कलन समिति को प्राक्कलन समिति, साथ ही से आकलन समिति, आकलन समिति या अंग्रेजी में इसे एस्टीमेट कमिटी कहा जाता है। एस्टीमेट कमिटी कहा जाता है। एस्टीमेट कमिटी कहा जाता है। देखिए, नाम में ही हर कुछ छिपा हुआ है। इस समिति के नाम में छुपा हुआ है आकलन करना, एस्टीमेट। जैसे मान लिया जाए भोज करना है, भोज करना है, घर में कोई काम है, भोज करना है, तो ऐसे सब चीज लेकर के भोज करना शुरू कर देते हैं? नहीं। सबसे पहले खाना बनाने वाला जो होता है उसको बुलाते हैं, उनको बोलते हैं 200 आदमी को खिलाना है, 100 आदमी को खिलाना है, 300 आदमी को खिलाना है, 400 आदमी को खिलाना है। उसको बोला जाता है। तो फिर वो आपको एक अनुमान लगा करके देता है, 100 आदमी को खिलाइएगा, इतना चावल लगेगा, इतना दाल लगेगा, इतना सब्जी लगेगा, इतना मसाला लगेगा, इतना दही लगेगा। एक आकलन करके आपको दे देता है और फिर आप सारा सामान ला करके देते हैं, उसको खाना बना करके खिलाता है। ये होता है, ऐसा होता है, हाँ या ना? एकदम से ऐसा होता है। तो प्राक्कलन समिति या आकलन समिति या एस्टीमेट कमिटी का काम क्या है, इस बात को आगे हम बताएंगे, लेकिन एक सलाह कर दिए हैं कि जो है ऐसा होता है। तो प्राक्कलन या आकलन समिति में भी ऐसा ही होता है। क्या होता है आगे बताएंगे। देखिए, वर्ष 1950 के समय भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे जॉन मथाई। जॉन मथाई, भारत के वित्त मंत्री जॉन मथाई हुआ करते थे। उन्होंने सिफारिश किया कि भारत में बजट के पूर्वानुमान को लेकर, भारत में बजट के पूर्वानुमान को लेकर एक संसदीय समिति का गठन किया जाए। भारत में बजट के पूर्वानुमान को लेकर एक संसदीय समिति का गठन किया जाए। एक संसदीय समिति का गठन किया जाए। एक संसदीय समिति का गठन किया जाए और वो संसदीय समिति बजट का पूर्वानुमान लगा सके कि कितना इनकम आना है, कितना खर्च होना है, कितना इनकम आना है, कितना खर्च होना है, ये सब पूर्वानुमान
वह संसदीय कमेटी लगा सके, इसको लेकर एक संसदीय समिति का गठन किया जाए। और बजट का आकलन या बजट का पूर्वानुमान लगाने को लेकर ही जॉन मथाई के सिफारिश पर वर्ष 1950 ईस्वी में आकलन या प्रकलन समिति का गठन किया गया। और इसका काम है बजट का पूर्वानुमान लगाना, बजट का आकलन करना, बजट को आकलित करना कि आखिरकार वर्तमान समय में सरकार को कितने इनकम हो सकते हैं, सरकार को कितने खर्च हो सकते हैं, किस भाग से कितने इनकम होंगे, कहां कितने खर्च होंगे, यह सब अनुमान लगाना इस कमिटी का काम होता है, आकलन या प्राकलन समिति का काम होता है। आकलन या प्राकलन समिति की अगर हम बात करें तो यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है अस्थाई समिति के संदर्भ में। अस्थाई समिति के संदर्भ में गौर कीजिएगा, यहां पर अस्थाई समिति के संदर्भ में भारत में जितने भी अस्थाई संसदीय समिति है उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी संसदीय समिति है आपको प्राकलन समिति या आकलन समिति या एस्टीमेट कमिटी। इसमें सदस्यों की संख्या होती है 30। तो यह सबसे बड़ी अस्थाई संसदीय समिति है। दूसरी बात यह एक ऐसी कमिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। 30 के 30 सदस्य लोकसभा से आते हैं। इसमें एक भी सदस्य राज्यसभा से नहीं आते। इसमें एक भी सदस्य राज्यसभा से नहीं आते हैं, राज्यसभा से नहीं आते हैं। इसमें 100% सदस्य, 30 के 30 सदस्य आपको लोकसभा से आते हैं, लोकसभा से आते हैं। 100% सदस्य लोकसभा से आते हैं, लोकसभा से आते हैं। तो आपसे यह पूछा जाता है कौन ऐसा संसदीय समिति है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य आते हैं? आंसर हो जाएगा आकलन या प्राकलन समिति। आकलन या प्राकलन समिति। इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। और इस समिति का अध्यक्ष हमेशा के लिए सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है। सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है। सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है। देखिए, क्योंकि इस समिति का काम है बजट का पूर्वानुमान लगाना, बजट का आकलन करना। अगर विपक्ष का नेता को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, वो तो चाहेगा कि बजट समय पर आए ही नहीं, सरकार चरमरा जाए, सरकार गिर जाए। यही ना चाहेगा विपक्षी, यही ना चाहेगा जी। बजट समय पे पारित नहीं हुआ मतलब आपको समय पे पैसा नहीं आया। 5 तारीख को पैसा आना है, 5 तारीख को पैसा नहीं आया, पैसा आया 30 तारीख को, आपका पूरा महीना बर्बाद रहेगा। आप चाह करके भी नहीं पढ़ पाइएगा, चाह करके भी आप नहीं पढ़ पाइएगा। हमेशा पैसा के विषय में ही सोचिएगा, फलना दोस्त से ले लिए हैं तो अब कौन से ले, अब किससे ले। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इस चक्कर में क्या आपका पढ़ाई हो पाएगा? थोड़ा सा आप अपने पर सोच करके देखिए, थोड़ा सा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर कोई बच्चा सफल होता है, उसकी सफलता में गार्जियन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि गार्जियन उसको सपोर्ट करता है, समय पे पैसा दे देता है। असफलता के कारण में एक कारण ये भी होता है, निश्चित तौर पे होता है, हमने देखा है बहुत सारे लोगों को, पैसा आना है 5 तारीख को, पैसा आ रहा है माह के अंतिम में, माह भर बेचारा परेशान है, पढ़ने वाला होते हुए भी पढ़ नहीं पा रहा है, रूम ओनर प्रेशर कर रहा है, जिस दोस्त से लिए हैं वो प्रेशर कर रहा है, सब चीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप थोड़े पढ़ पाइएगा। देखिए, आप
तब अच्छे से पढ़ पाते हैं जब मानसिक तौर पर आप फ्री होते हैं। अगर आप मानसिक तौर पर फ्री नहीं है तो फिर जो है पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हाँ एक बात और सुनिए, समझिए कि जैसे आप एकदम बेरोजगार है, विशुद्ध बेरोजगार है, विशुद्ध बेरोजगार है, आप 8 घंटा पढ़िएगा और जिसको रोजगार मिल गया है वो 4 घंटा पढ़ेगा, बतवा बराबर है, एकदम बात बराबर है। आपके दिमाग में बहुत कुछ चलेगा, लेकिन जो है पहले से रोजगार जिसको है उसके दिमाग में बहुत कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि आर्थिक तौर पर वो स्वतंत्र रहता है। उसको गार्जियन के सामने 5,000 के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उसको पता है महीना लगेगा, अकाउंट में पैसा गिरेगा, 30, 40, 50, 60 जो भी होगा, समझ गए। तो जो है बहुत सारे लोगों को, तीनों दरोगा बैच में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारा लड़का लड़की को जो है एक्साइज 689 पुलिस में हुआ है। कल एक लड़की आई थी मिलने के लिए 10 से 12, समझ गए, 10 से 12, 2213 में वो मेरिट से छटाई थी। उसका जो है बीपीएससी टीचर वाला में हो गया, 1 to 5 प्राइमरी टीचर में हुआ है। तो आगे उन लोगों के लिए क्या है पता है, आप 8 घंटा पढ़िएगा, वो 4 घंटा पढ़ेगी तो आपका कान काट देगी, समझ गए। निश्चित तौर पर 100% हम लिख करके दे सकते हैं ये बात है। एग्जाम एकदम से उसको डर नहीं है, और बिना डर का काम करना चाहिए। अगर डर करके काम कर रहे हैं, डर करके काम कर रहे हैं, आप असफल होइएगा। निर्भीक होकर के, निडर होकर के काम कीजिए, सफल होने के ज्यादा चांस रहेंगे। जला पे नमक मच्छी रखिए महाराज, समझे। हम अपने परेशान रहे हैं उस वजह से भर रात, समझे, कुछ नहीं किए। हमको लगता है उस रोज रात में हम 8 बजे सो गए, विश्वास कीजिएगा 8-9 बजे हम सो गए थे, हम 8-9 बजे सो गए। हम ऐसे ही उसकी चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। अब आप चर्चा कर दिए हैं तो हम बता दें, उस रोज भारत डर कर खेला इसलिए भारत हार गया, ऑस्ट्रेलिया चढ़ कर खेला इसलिए ऑस्ट्रेलिया जीत गया, समझ गए। तो ये सब बात मत बोलिए, बट गलत बात है। बताइए, यहां पर भी कमेंट में आया था बहुत बार, लेकिन हम कुछ नहीं किए हैं, समझ गए। तो ये गलत बात है, समझे। तो बेवजह का फालतू का मूड खराब करते हैं आप लोग, बताइए। बचपन में बहुत क्रिकेट खेले हैं, हमारे एक मामा जी भी यहाँ पे आते हैं, अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, पढ़ते हैं 10 से 12 बैच में, पता नहीं घर गए हैं है या नहीं है, अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। हाँ, स्टेट लेवल तक खेले हैं, उन लोगों के साथ हम लोग खेले, क्रिकेट बहुत अच्छा खेले हैं हम लोग, समझ गए। होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, घर चले गए होंगे छठ में, अब कंपटीशन का तैयारी करते हैं। हमारा एक भाई भी है, वो भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, चचेरा भाई अपना, समझ गए। तो मत बोलिए महाराज। चलिए आइए, अब यहां पे क्या बोल रहे थे। हाँ, तो आप स्वयं सोचिए कि ये बात बतला रहे थे कि अगर विपक्ष के किसी नेता को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, वो तो चाहेगा समय पर बजट पारित ना हो, चाहेगा कि समय पे बजट पारित हो, कभी नहीं चाहेगा। तो इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि प्राकलन समिति या आकलन समिति या एस्टिमेट कमिटी, प्राकलन समिति, आकलन समिति या एस्टिमेट कमिटी का अध्यक्ष
हमेशा 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 के लिए सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है, सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। कौन परीक्षा में पूछा है जानते हैं? बिहार पुलिस में पूछा है। बिहार पुलिस का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, बिहार पुलिस का। इस बार नहीं, इससे पहले हमको लगता है 8415 वाला में, 8415 वाला में पूछा है। तो याद रखिएगा आप इस सब बात को। और इस कमेटी का काम यही है, बजट का पूर्वानुमान लगाना। तो देख रहे हैं प्रकलन समिति में हर कुछ विशिष्ट ही है, हर कुछ अलग ही है, कि मतलब इस कमेटी में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। सबसे बड़ी अस्थाई संसदीय समिति है। इस कमेटी के अध्यक्ष सत्ताधारी दल का ही कोई नेता हो सकता है। सब विशिष्टता है इस कमेटी का, समझ रहे हैं? तो ये बात है, याद रखिएगा। समझ गए? तो आइए याद करते हैं। प्रकलन समिति या आकलन समिति या एस्टीमेट कमेटी का गठन कब हुआ है? 1950। 1950। तो प्रकलन समिति, आकलन समिति या एस्टीमेट कमेटी का गठन कब हुआ है? कब हुआ है? 1950 को। किसके सिफारिश? जॉन मथाई। किसके सिफारिश पर? किसके सिफारिश पर? जॉन मथाई। सबसे बड़ा अस्थाई संसदीय समिति कौन है? सबसे बड़ा अस्थाई संसदीय समिति कौन है? इसमें सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या। कौन ऐसा संसदीय समिति है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते? कौन है? कौन ऐसा संसदीय समिति है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते? कौन है? प्रकलन समिति। इसके बाद आगे कौन ऐसा संसदीय समिति है जिसके अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता? कौन है? प्राक्कलन समिति। बजट का पूर्वानुमान लगाना कौन समिति का काम होता है? कौन समिति का काम होता है? प्राक्कलन समिति। चलिए, इसके बाद आगे है सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी उपक्रम समिति। देखिए, जो सरकारी उपक्रम समिति है, सरकारी उपक्रम समिति है, इस समिति की अगर आप बात करेंगे तो एक कृष्ण मेनन हुआ करते थे। व्यक्ति का नाम था कृष्ण मेनन। कृष्ण मेनन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया गया था जिसे कृष्ण मेनन समिति कहा गया। कृष्ण मेनन समिति ने ही सिफारिश किया कि सरकारी उपक्रम समिति का गठन किया जाए, और कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर ही, कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर ही, कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर ही वर्ष 1964 में सरकारी उपक्रम समिति का गठन किया गया, या लोक उपक्रम समिति का गठन किया गया। सरकारी उपक्रम समिति कहिए या लोक उपक्रम समिति कहिए, बात बराबर है। तो कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर ही सरकारी उपक्रम समिति या लोक उपक्रम समिति का गठन किया गया है, और इस कमेटी का गठन हुआ है वर्ष 1964। वर्ष 1964, वर्ष 1964 में हुआ है, 1964 में हुआ है। इस कमेटी का काम क्या है? इस कमेटी का काम है भारत में जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, एयर इंडिया, BSNL, LIC, SBI, अन्य जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं भारतवर्ष के भीतर, भारतवर्ष के भीतर जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, भारतवर्ष के भीतर जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं,
उन सरकारी कंपनियों के लेखाओं की जांच करना, उन सरकारी कंपनियों के अकाउंट की जांच करना। सरकारी कंपनी हेराफेरी तो नहीं कर रहा है, पैसा का घोटाला तो नहीं कर रहा है, उसकी जांच करना। एलआईसी जैसे कंपनी की जांच करना, उसके अकाउंट की जांच करना कि इनकम हो रहा है तो कहां से हो रहा है, सही इनकम है या गलत इनकम है, क्या है नहीं है, इसकी जांच करना सरकारी उपक्रम समिति का काम होता है। और जो सरकारी उपक्रम समिति होता है, इसमें सदस्यों की संख्या भी 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा। 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। और इस कमेटी में क्या है जानते हैं? इस कमेटी का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का नेता बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि सत्ताधारी दल का ही कोई नेता इस कमेटी का अध्यक्ष बनेगा, यह कोई जरूरी नहीं है। यहां पर सत्ताधारी दल का कोई नेता इस कमेटी का अध्यक्ष बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, दोनों प्रकार की बात है। बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, लेकिन ध्यान से याद रखेंगे, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष का नेता ही बनेगा। प्रकलन समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का ही कोई नेता बनेगा, लेकिन यहां पर वैसी बात नहीं है। सत्ताधारी दल का कोई नेता बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, दोनों प्रकार की बात। लेकिन भारत में जो चली आ रही परंपरा है, सत्ताधारी दल चाहेगा कि कोई विपक्ष का बन जाए इसका अध्यक्ष, नहीं चाहेगा। तो भारत में जो चली आ रही परंपरा है, उस परंपरा के अनुकूल लगभग सत्ताधारी दल का ही कोई नेता इस कमेटी का भी अध्यक्ष बनता है। गौर से सुनिएगा, दोनों बात को दिमाग में अटाना है। सरकारी उपक्रम समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का कोई नेता बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। परंतु भारतीय राज्य व्यवस्था में चली आ रही परंपरा के अनुसार सामान्यतः सत्ताधारी दल का ही कोई नेता इस कमेटी का अध्यक्ष बनता है। क्लियर है ये बात? दोनों बात दिमाग में जा रहा है? तो याद रखिएगा। तो बताइए, लोक उपक्रम या सरकारी उपक्रम समिति का गठन कब हुआ? 1900। कौन कमेटी के सिफारिश? क्रिस्ट मेनन। इसके बाद इस कमेटी में सदस्यों की संख्या कितनी? सदस्यों की संख्या लोकसभा से, राज्यसभा से। सरकारी कंपनियों के अकाउंट की जांच कौन सी कमेटी करती है? कौन सी कमेटी करती है? चलिए, इसके बाद आगे बतलाइएगा कि इस कमेटी का अध्यक्ष क्या जरूरी है कि सत्ताधारी दल का ही कोई नेता बने? जरूरी नहीं ना है, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। लेकिन भारतीय राज्य व्यवस्था में चली आ रही परंपरा के अनुसार सत्ताधारी दल का ही कोई नेता इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। हाँ या ना? हाँ, क्लियर है? और ध्यान से याद रखेंगे, तीनों कमेटी के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक 1 वर्ष पर फिर से सदस्य निर्वाचित होते हैं, नहीं नियुक्त नहीं, निर्वाचित होते हैं। और इन लोगों का जो निर्वाचन होता है, अर्थात इन लोगों का जो चुनाव होता है, वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा
अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है। लोकसभा से आ रहे हैं तो लोकसभा के सदस्य मतदान करेंगे, राज्यसभा से आ रहे हैं तो राज्यसभा के सदस्य मतदान करेंगे, 15 गो के लिए लोकसभा के सदस्य मतदान करेंगे, 7 गो के लिए राज्यसभा के सदस्य मतदान करेंगे, और कोनो हम आप जाकर के मतदान करेंगे। महाराज वही सब मतदान करेगा ना, समझ गए। तो ये तीनों समिति याद हुआ। इन तीनों समितियों के विषय में हर बात याद रखिएगा, इन तीनों समितियों के विषय में। बाद बाकी संसदीय समिति जितना भी है उसमें सदस्य की संख्या याद रखना है, उसमें लोकसभा से कितने आते हैं ये याद रखना है, राज्यसभा से कितने आते हैं ये याद रखना है, समझ गए। तो आ जाइए आगे। महत्वपूर्ण यही 3 संसदीय समिति है। इन 3 गो को पढ़ा करके हम खत्म भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना। जितना एम लक्ष्मीकांत में है उतना हम बता देते हैं, जितना अन्य ऑथेंटिक बुक में संसदीय समिति का जिक्र है उतना हम आपको बता देते हैं। तो आ जाइए आप समझिएगा। अन्य संसदीय समितियों की चर्चा आगे हम आपके साथ करने जा रहे हैं। ये तीनों याद होने गया हीरो साहब। अन्य संसदीय समितियां देखिए, अन्य संसदीय समितियों में एक है महिला सशक्तिकरण को लेकर संसदीय समिति। महिला सशक्तिकरण, अब तो महिला इतना सशक्त हो गई है ना, को लेकर संसद। अब ऐसा हो गया कि पुरुषों आयोग गठित करना होगा। आजकल की महिला सब भी पुरुष पर बहुत अत्याचार करती है। हम जहां रहते हैं उसके नीचे में एक है, नहीं वो तो है बड़ा फ्लैट है तो बहुत सारे लोग हैं, समझ गए। तो उसमें जो है एक है, समझे, नाम नहीं बोलेंगे। तो पति पत्नी के बीच हमेशा झगड़ा होता है, हमेशा। हम देखे नहीं है वो दोनों को, ठीक है, लेकिन जो है हमारे यहाँ जो खाना बनाने वाली आती है ना, तो सब कभी कभी हम रहते हैं ना तो बताती है, समझ गए। तो पति पत्नी के बीच खूब झगड़ा होता है और सुनाई में ये आता है हमेशा कि पति मार खाता है पत्नी से, और वो भी खूब, समझ, खूब। और पति मार खा के दूसरे के यहाँ फ्लैट में जाकर के बैठल रहता है पत्नी के डर से कि कोई आकर के उसका पंचायती करे, समझ गए। तब वो फिर से घर वापस लौटता है। और जबकि खूब, यानी लड़का जो है लव मैरिज शादी किया है, समझ गए, और पत्नी को घुमाता खूब है, मारपीट कर लेता है, फिर रात में जाता है दोनों साथे घूमने के लिए, समझ गए। मतलब देखिए, पहले तो हमको लगा कि नहीं, हो सकता है कि हमारी खाना बनाने वाली गलत बोलती होगी, लेकिन उस सोसाइटी के मैक्सिमम लोग बोले कि ना उसका पत्नी है बदमाश, समझ गए। तो इसलिए हम भी बोल रहे हैं कि जब अधिकतर लोग बोल रहे हैं कि पत्नी है बदमाश है तो निश्चित तौर पर होगी, समझ गए। तब ना सब लोग बोल रहा है एकदम। एक बार तो ना 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 हम ना जाते, हमको फुर्सत कहाँ है महाराज। तो महिला आजकल खूब सशक्त हो गई क्या जी, हैं? आप लोग भी सब काम कीजिएगा। एगो बात याद रख लीजिए, ठीक है, पति कितना भी गलत हो हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। और आप लोग भी याद रख लीजिए, पत्नी पे भी हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों बात है, ना हस्बैंड को वाइफ पे हाथ छोड़ना चाहिए, ना वाइफ को हस्बैंड पे हाथ छोड़ना चाहिए। हाथ छोड़ना सही बात नहीं है, ठीक है।
मारना सही बात नहीं है मेरे ख्याल से। अरे एक बात हमेशा आप याद रखिए कि अगर पति गुस्सा गया, पत्नी को नॉर्मल हो जाना चाहिए, एकदम पूरा मुंह बंद कर लेना चाहिए, एकदम 100% नॉर्मल हो जाना चाहिए, कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं होगा। अगर मान लिया जब पत्नी गुस्सा गई तो पति को पूरा नॉर्मल हो जाना चाहिए, पूरा झुक जाना चाहिए, फिर कभी हाथापाई का नौबत ही नहीं आएगा। हाथापाई का नौबत कब आता है? जब दोनों तरफ से 440 वोल्ट के स्थिति में आ जाता है, तब हाथापाई का स्थिति आता है, समझ गए? तो हाथापाई नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। बाद बाकी आप क्या करते हैं वो आप जानिए, आप क्या सोचते हैं आप जानिए। महिला सशक्तिकरण को लेकर संसदीय समिति, संसदीय समिति देखिए, ऋग्वेदिक काल को छोड़कर, ऋग्वेदिक काल में महिला और पुरुष दोनों एक समान था। ऋग्वेदिक काल को छोड़कर उत्तर वैदिक काल से लेकर आज तक समाज में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति पिछड़ी हुई रही है, आज भी है। अगर आज भी महिला पुरुष बराबर हो जाता तो क्लासरूम में बराबर संख्या होता, लेकिन क्या बराबर संख्या है जी? नहीं ना है, नहीं है बराबर संख्या। तो मतलब कहीं ना कहीं आज भी समाज में महिला पिछड़ी हुई है। तो महिला अगर पिछड़ी रह जाती है समाज में तो देश का 100% विकास संभव नहीं है, क्योंकि हमारी आबादी का 50% तो महिला है, 50% पुरुष है, 50% से थोड़ा ज्यादा पुरुष है, 50% से थोड़ा कम महिला है, तो लगभग मान के चल सकते हैं बराबर है। अगर सिर्फ पुरुष का विकास होगा तो 50% विकास हो पाया, पुरुष महिला दोनों का विकास होगा तो 100% विकास संभव हो पाएगा। तो समाज की मुख्य धारा में महिलाओं को भी लाई जा सके, इसी को लेकर सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर हमेशा काम किया जाता रहा है, हमेशा कदम उठाया जाता रहा है। और इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग का भी गठन हुआ है, राष्ट्रीय महिला आयोग का भी गठन हुआ है। आगे पॉलिटी में ही जब हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे आयोग और समिति, वहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग के विषय में चर्चा करेंगे हम आपके साथ। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन क्यों हुआ है? वही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन वर्ष 1992 में हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित करती है, रिपोर्ट प्रकाशित करती है, उस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए ही वर्ष 1997 ईस्वी में महिला सशक्तिकरण को लेकर संसदीय समिति का गठन हुआ। इस संसदीय समिति में सदस्य होते हैं 30, 20 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से आते हैं, 10 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। तो यहां पर मूल तौर पर 3 बात याद रखनी है। एक बात यह, महिला सशक्तिकरण संबंधी, महिला सशक्तिकरण को लेकर संसदीय समिति का गठन कब हुआ है, सदस्य संख्या कितना है, लोकसभा से कितना है, राज्यसभा से कितना है, इसका काम क्या है, बस यही सब बात याद रखना है। तो बता दीजिए महिला सशक्तिकरण को लेकर संसदीय समिति का गठन कब हुआ? कब हुआ है? 1997 में हुआ है। ठीक है, 1997 में हुआ है। इसमें सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या
लोकसभा से, लोकसभा से, राज्यसभा से, राज्यसभा से, क्लियर, क्लियर ना। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के रिपोर्ट की जांच कौन सी संसदीय समिति के द्वारा किया जाए? राष्ट्रीय महिला आयोग के रिपोर्ट की जांच कौन सा संसदीय समिति का? क्लियर है ये बात, आगे बढ़ना जाए। चलिए, इसके बाद है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर संसदीय समिति, अनुसूचित जनजाति और जनजाति के कल्याण को लेकर, के कल्याण, कल्याण को लेकर संसदीय समिति, को लेकर संसदीय समिति। संसदीय समिति नोट में जो है सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति लिखा हुआ है, तो उसमें जो है आप जोड़ लीजिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर कल्याण संबंधी समिति, को लेकर कल्याण संबंधी समिति जोड़िए उसमें, अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर कल्याण संबंधी समिति। जोड़े, जोड़ लिए। चलिए आ जाइए, आगे आइए। देखिए, समाज में जैसे उत्तर वैदिक काल से लेकर आज तक महिला पिछड़ी हुई है, अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो ये तो ऋग्वेदी के काल से पिछड़ा हुआ है, ऋग्वेदी के काल से पिछड़ा हुआ है। और हड़प्पा काल में तो एससी एसटी का कोई ये है नहीं, एससी एसटी की कोई संकल्पना नहीं है हड़प्पा काल में। हड़प्पा काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, श्रमिक, व्यापारी। वहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात नहीं थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की संकल्पना आई है वैदिक काल में, वैदिक काल में। ये एससी एसटी वैदिक काल में आया है। और शूद्र, शूद्र को ही आप एससी एसटी के अंतर्गत रख सकते हैं। तो जो एससी और एसटी समुदाय के लोग हैं, ये लोग वैदिक काल से लेकर आज तक पिछड़े हुए हैं। और इसमें हमारे समाज के गण्यमान्य लोगों का दोष है, हम आम जनता के ऊपर शासन करने वाले राजाओं का दोष है, और डेमोक्रेटिक स्थिति में सरकारों का दोष है कि एससी और एसटी समुदाय के लोग आज भी समाज में पिछड़े हुए हैं। तो देख रहे हैं, अगर आप शुरू में पिछड़ गए तो पिछड़े ही रह जाइएगा हमेशा। इसलिए हमेशा प्रयास कीजिए आगे बढ़ चढ़कर रहने का। और आगे बढ़ चढ़कर रहने के लिए मेहनत चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, सब चीज चाहिए। ऐसा थोड़े होता है कि कोई भी आगे बढ़ चढ़कर रह जाएगा, नहीं। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये दोनों समाज में पिछड़े हुए हैं। इसी वजह से इन दोनों समुदाय के लोगों को संवैधानिक तौर पर आरक्षण दिया गया है। और इन समुदायों के लोग समाज की मुख्य धारा में आ सके, इसको लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन किया गया है, गठन किया गया है। तो
जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। इन आयोगों के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है कि आखिरकार इस समुदाय के लोगों का उत्थान कैसे होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति के उत्थान को लेकर रिपोर्ट देती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजातियों के उत्थान को लेकर रिपोर्ट देती है। इन दोनों आयोगों के रिपोर्टों की जांच अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण को लेकर संसदीय समिति के द्वारा किया जाता है। फिर से इस बात को सुनिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जातियों को लेकर जो रिपोर्ट देती है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजाति को लेकर जो रिपोर्ट देती है, यही रिपोर्टों की जांच अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण को लेकर संसदीय समिति के द्वारा किया जाता है। और इस संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या होती है 30, जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। यहां पर मूल तौर पर याद क्या रखना है जानते हैं? मूल तौर पर सदस्य संख्या याद रखना है और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण को लेकर संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या कितनी? सदस्यों की संख्या कितनी? लोकसभा से राज्यसभा से क्लियर। चलिए, इसके बाद आगे जो संसदीय समिति है उसमें है आपको कार्य मंत्रणा समिति। और कार्य मंत्रणा समिति की भी अगर आप बात करेंगे ना, तो इस संसदीय समिति में सदस्य कितने होते हैं, यह बात आपको याद रखना ज्यादा जरूरी है। कार्य मंत्रणा समिति का काम क्या है जानते हैं? कार्य मंत्रणा समिति का काम है, एक तो पहली बात यह है कि पहली बात आप ये जानिए, उसके बाद काम जानिएगा। कार्य मंत्रणा समिति की अगर हम बात करें तो संसद के दोनों सदनों का अलग अलग कार्य मंत्रणा समिति होता है। लोकसभा का अलग कार्य मंत्रणा समिति होता है और राज्यसभा का अलग कार्य मंत्रणा समिति होता है। लोकसभा का अलग कार्य मंत्रणा समिति होता है और राज्यसभा का अलग कार्य मंत्रणा समिति होता है। लोकसभा के कार्य मंत्रणा समिति में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के कार्य मंत्रणा समिति में 11 सदस्य होते हैं। 11 सदस्य होते हैं। 11 सदस्य होते हैं। लोकसभा के कार्य मंत्रणा समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा के कार्य मंत्रणा समिति में 11 सदस्य। अब इसका काम क्या होता है? लोकसभा के कार्य मंत्रणा समिति का काम होता है एक दिन में जितना काम होगा उसका पूरा शेड्यूल तैयार करना। राज्यसभा के कार्य मंत्रणा समिति का काम होता है प्रतिदिन में जो काम होता है उसका शेड्यूल तैयार करना। आज क्या क्या होगा, अगला दिन क्या होगा, उसके अगला दिन क्या होगा, उसके अगला दिन क्या होगा, यही काम होता है। तो यहां पर भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है जानते हैं? यहां पर भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सदस्य संख्या और कुछ भी नहीं। तो लोकसभा के कार्य मंत्रणा समिति में कितने सदस्य? 15। लोकसभा के कार्य मंत्रणा समिति में कितने सदस्य? लोकसभा के कार्य मंत्रणा समिति में कितने सदस्य? राज्यसभा के कार्य मंत्रणा समिति में राज्यसभा 11। इसके बाद अगला जो संसदीय समिति है, अगला संसदीय समिति है विशेषाधिकार समिति। अगला संसदीय समिति है विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति देखिए, जो विशेषाधिकार समिति है, एक तो पहली बात आप ये जानिए कि संसद के दोनों सदनों का अलग अलग विशेषाधिकार समिति होता है। लोकसभा का अलग विशेषाधिकार समिति होता है और राज्यसभा का अलग विशेषाधिकार समिति होता है।
लोकसभा का अलग विशेषाधिकार समिति होता है और राज्यसभा का अलग विशेषाधिकार समिति होता है। लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य। अब इसका काम क्या होता है? देखिए, जो संसद सदस्य होते हैं ना, यानी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, अर्थात जो संसद सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को ही तो हम लोग संसद सदस्य कहते हैं, संसद सदस्य कहते हैं। तो जो संसद सदस्य होते हैं उन्हें भारत का संविधान कुछ विशेषाधिकार दिया है। जैसे भारत का संविधान राष्ट्रपति को विशेषाधिकार दिया है, राज्यपाल को विशेषाधिकार दिया है, उसी प्रकार से भारत का संविधान संसद सदस्यों को भी विशेषाधिकार दिया है। क्या विशेषाधिकार दिया है? सदन के बैठक के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी संसद सदस्य को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप मामले ऐसे होते हैं जब अरेस्टिंग हो सकता है। नॉर्मल सिचुएशन में अरेस्टिंग नहीं हो सकता है, नॉर्मल सिचुएशन में अरेस्टिंग नहीं हो सकता है। तो यह संसद सदस्यों को विशेषाधिकार है कि संसद के सदन के बैठक के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यही तो उसका विशेषाधिकार है। और भी कई सारे विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार है तब तो सिक्योरिटी लगा रहता है। सिक्योरिटी रहता है कि नहीं रहता? एकदम से रहता है। वेतन मिलता है, हर सुख सुविधा मिलता है, सब चीज मिलता है। तो ये सब तो उसका विशेषाधिकार न है जी। तो संसद सदस्यों के विशेषाधिकार के हनन की स्थिति में, अगर संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन होता है, यानी संविधान ने संसद सदस्यों को जो विशेषाधिकार दिया है, अगर उसका हनन होता है तो उसी की जांच विशेषाधिकार समिति के द्वारा किया जाता है। अगर लोकसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन हुआ है तो उसकी जांच लोकसभा के विशेषाधिकार समिति के द्वारा किया जाएगा। अगर राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन हुआ है तो उसकी जांच राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति के द्वारा किया जाएगा। और संजय सिंह राज्यसभा के सदस्य, उनके विशेषाधिकार का हनन हुआ है, उसकी जांच राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति के द्वारा किया जा रहा है। तो यह चीज अभी करंट सिनेरियो में रहा है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसमें भी क्या याद रखना है? तो सदस्य संख्या याद रखना है, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य? लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य? राज्यसभा के विशेषाधिकार। क्लियर है ये बात? इसके बाद आगे है विभागीय अस्थायी समिति। यही ना है? विभागीय अस्थायी समिति। विभागीय अस्थायी समिति। विभागीय अस्थायी समिति, देखिए, विभागीय अस्थायी समितियों की कुल संख्या है 24, जिसमें से 16 कमेटी लोकसभा के अंतर्गत काम करती है और 8 कमेटी राज्यसभा के अंतर्गत काम करती है। और प्रत्येक विभागीय अस्थायी समिति में सदस्यों की संख्या 31 होती है, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा। 10 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। समझिएगा, कुछ लोग समझे होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे। देखिए, भारत सरकार
जो काम करती है, भारत सरकार के अधीन कई विभाग हैं, कृषि विभाग है, गृह विभाग है, रक्षा विभाग है, विदेश विभाग है, कपड़ा विभाग है, रेलवे विभाग है, उद्योग विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है। ये सब विभाग है या नहीं? बताइए। आए है ना जी? है, ठीक है। ये सब विभाग है, ठीक है, ये सब विभाग है, ये सब विभाग है। तो जो ये सब विभाग है, तो जो ये सब विभाग है, हर विभाग का अपना एक संसदीय समिति होता है। हर विभाग का अपना एक संसदीय समिति होता है। तो हर विभाग का जो अपना एक संसदीय समिति होता है, उसे ही विभागीय अस्थायी समिति कहा जाता है। जैसे रक्षा विभाग का अपना एक संसदीय समिति है, विदेश विभाग का अपना एक संसदीय समिति है, गृह विभाग का अपना एक संसदीय समिति है। तो जो महत्वपूर्ण विभाग है, उन विभागों का जो संसदीय समिति है, वही तो विभागीय अस्थायी समिति के अंतर्गत आता है। तो टोटल भारत में एम लक्ष्मीकांत के अनुसार विभागीय अस्थायी समिति की कुल संख्या है 24। मतलब रक्षा को लेकर के अलग संसदीय समिति, वित्त को लेकर अलग संसदीय समिति, स्वास्थ्य को लेकर अलग संसदीय समिति। मतलब हम क्या बोल रहे हैं यहां पे जानते हैं? हम ये बोल रहे हैं कि जैसे संसदीय समिति 2 प्रकार का, अब वित्तीय समिति 3 प्रकार का। वित्तीय समिति 3 प्रकार का, प्रकलन, प्राकलन, लोकलेखा, सरकारी उपक्रम। तो वैसे ही हम आपको यहां पर यह बोलना चाह रहे हैं कि विभागीय अस्थायी समिति की संख्या 24 है। 24 है। जैसे संसदीय समिति 2 है, वैसे ही विभागीय अस्थायी समिति की कुल संख्या कितनी है? 24। तो जो 24 विभागीय अस्थायी समिति है, उसमें से 16 कमेटी लोकसभा के अधीन काम करती है। 16 कमेटी लोकसभा के अधीन काम करती है और 8 कमेटी राज्यसभा के अधीन काम करती है। 16 कमेटी लोकसभा के अधीन काम करती है और 8 कमेटी राज्यसभा के अधीन काम करती है। राज्यसभा के अधीन काम करती है। यह बात हो गई। अब जो विभागीय अस्थायी समिति है, प्रत्येक विभागीय अस्थायी समिति में 31 को सदस्य होता है। 24 विभागीय अस्थायी समिति में 31 को सदस्य होता है। मान लिया जाए रक्षा को लेकर विभागीय अस्थायी समिति, उसमें 31 सदस्य। गृह को लेकर, गृह विभाग को लेकर अस्थायी समिति, उसमें भी 31 सदस्य। वित्त को लेकर विभागीय अस्थायी समिति, उसमें भी 31 सदस्य। रेलवे को लेकर विभागीय अस्थायी समिति, उसमें भी सदस्यों की संख्या 31। उसमें भी सदस्यों की संख्या 31। तो जो प्रत्येक विभागीय अस्थायी समिति होता है, उसमें 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा। 21 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। अब दिमाग में गया कुछ? जाना चाहिए अब, ठीक है। तो बताइए, विभागीय अस्थायी समिति की कुल संख्या, कुल संख्या लोकसभा के अधीन कितने? लोकसभा के अधीन, राज्यसभा के अधीन। प्रत्येक विभागीय अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते? कितने सदस्य होते? कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा से, लोकसभा से, राज्यसभा से, राज्यसभा से। अभी तक इसके अलावे एक और जान लीजिए, अधीनस्थ विधायन समिति। अधीनस्थ विधायन समिति का गठन वर्ष 1953 में हुआ है और इसमें सदस्यों की संख्या 15 होती है। सदस्यों की संख्या 15 होती है। लोकसभा के अधीनस्थ विधायन समिति में 15 सदस्य, राज्यसभा के अधीनस्थ विधायन समिति में 15 सदस्य। अभी तक जितना भी संसदीय समिति की चर्चा हम आपके साथ किए हैं, ये सभी अस्थायी संसदीय समिति है। ये सभी अस्थायी संसदीय समिति है। अभी तक जितना भी संसदीय समिति की चर्चा हमने आपके साथ किया है, ये सभी अस्थायी संसदीय समिति है। अब आगे हम आपके साथ जो भी संसदीय समिति की चर्चा करने जा रहे हैं, वो अस्थायी संसदीय समिति के विषय में
चर्चा करने आगे जा रहे हैं। उसमें भी मूल तौर पर सदस्य संख्या ही याद रखना है और ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। तो अब इसमें आप देखिएगा, पुस्तकालय समिति हो गया, नियम समिति हो गया, कार्य सलाहकार समिति हो गया, प्रवर समिति हो गया, संयुक्त संसदीय समिति हो गया। तो ये तमाम है। इन सभी समितियों के विषय में जो है एक एक करके हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पुस्तकालय समिति। पुस्तकालय समिति की अगर आप बात करेंगे तो जो पुस्तकालय समिति है, पुस्तकालय समिति है, पुस्तकालय समिति में सदस्यों की संख्या होती है 9, जिसमें से 6 सदस्य लोकसभा से, 3 सदस्य राज्यसभा। इसके बाद आगे होता है नियम समिति। नियम समिति की अगर आप बात करेंगे तो दोनों सदन का अलग अलग नियम समिति होता है, जिसमें लोकसभा के नियम समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा के नियम समिति में 16 सदस्य। तो देखिए, नियम समिति में लोकसभा की तुलना में राज्यसभा में ज्यादा सदस्य है, इसलिए यहां पर पूछने की संभावना बनती है। समझ गए? तो नियम समिति, दोनों सदनों का अलग अलग नियम समिति होता है। लोकसभा के नियम समिति में 15 सदस्य, राज्यसभा के नियम समिति में 16 सदस्य। नियम समिति के बाद आगे है आपको कार्य सलाहकार समिति। कार्य सलाहकार समिति की अगर आप बात करेंगे तो जो कार्य सलाहकार समिति है, यह समिति भी दोनों सदनों का अलग अलग होता है। यह समिति भी दोनों सदनों का अलग अलग होता है। लोकसभा का अलग कार्य सलाहकार समिति होता है, राज्यसभा का अलग कार्य सलाहकार समिति। लोकसभा के कार्य सलाहकार समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा के कार्य सलाहकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। इसमें भी सदस्य संख्या ही याद रखना है, बाद बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे प्रवर समिति। प्रवर समिति के विषय में कल हम आपके साथ चर्चा किए थे चर्चा। विधि का जब निर्माण हो रहा होता है तो उस समय विधेयक जब द्वितीय वाचन में होता है तो द्वितीय वाचन के दौरान विधेयक की जांच जिस संसदीय समिति के द्वारा किया जाता है उसे प्रवर समिति कहते हैं। संयुक्त प्रवर समिति में सदस्यों की संख्या 45 होती है, जिसमें 30 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। प्रवर समिति भी एक अस्थायी समिति ही है। जैसे ही विधेयक की जांच हो जाती है वैसे ही प्रवर समिति को खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद आपको संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। देखिए, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी होता है, इसमें क्या होता है जानते हैं? किसी भी विशेष मामलों की जांच को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, संयुक्त संसदीय कमिटी का गठन किया जाता है। संयुक्त संसदीय कमिटी का गठन किया जाता है। संयुक्त संसदीय कमिटी का गठन किया जाता है। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं होती है, लेकिन जितने सदस्य राज्यसभा से आएंगे उसका 2 गुना लोकसभा से आएंगे। अगर राज्यसभा से 10 गो सदस्य है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी में, तो लोकसभा से 20 सदस्य आएंगे। अगर राज्यसभा से 15 सदस्य है तो अगर राज्यसभा से 15 है तो लोकसभा से 30 आएंगे। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको और थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी अर्थात संयुक्त संसदीय कमिटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी अर्थात संयुक्त संसदीय कमिटी, किसी विशेष मामले की जांच को लेकर संयुक्त संसदीय कमिटी का गठन किया जाता है। जैसे गौतम अडानी को लेकर जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर मांग कर रहा था संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन करने को लेकर कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट जो गौतम अडानी पर आया है वह रिपोर्ट सही है या गलत है, इसकी जांच को लेकर विपक्ष संयुक्त संसदीय कमेटी के गठन की मांग कर रहा था। लेकिन हमारे मोदी जी नहीं किए, नजरअंदाज कर दिए। विपक्ष चिल्लाता रहा, हल्ला करता रहा, कुछ नहीं हुआ।
संयुक्त संसदीय कमेटी में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं होती है, परंतु राज्यसभा से जितने सदस्य आएंगे उसका ठीक 2 गुना लोकसभा से आएंगे। अगर राज्यसभा से 10 सदस्य तो लोकसभा से 20, अगर राज्यसभा से 15 सदस्य तो लोकसभा से 30, अगर राज्यसभा से 20 सदस्य तो लोकसभा से 40। ये बात है। जैसे बोफोर्स घोटाला को लेकर संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन हुआ, केतन पारीक के शेयर घोटाला को लेकर संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ, हर्षा मेहता के शेयर घोटाला को लेकर संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ, 2G स्पेक्ट्रम मामले को लेकर संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ। तो इन चीजों को लेकर अभी तक संयुक्त संसदीय समिति का गठन हो चुका है। और देखिए यहां पर याद क्या रखना है जानते हैं? जैसे बोफोर्स घोटाला को लेकर जो संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन हुआ, कब हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने किया? बोफोर्स घोटाला को लेकर 1987 में संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ है। तो आपको याद रखना है बोफोर्स घोटाला को लेकर संयुक्त संसदीय समिति का गठन 1987 में हुआ है और उसकी अध्यक्षता किसने किया है? बी शंकरानंद ने। नोट में दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा। अभी हम तुरंत याद करवा देंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार संसदीय समिति खत्म। एम लक्ष्मीकांत में जितना था सारा हम दे दिए। और अगर संसदीय कमेटी से प्रश्न आएगा तो इतना में से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, आप विश्वास रखिए। समझ गए? नहीं आएगा। तो आगे आ जाइए, इतना याद करते हैं, जहां तक याद कर लिए थे वहां से आगे। यहां से हम लोगों को याद करना है। इससे पहले तो हम लोग याद कर लिए हैं क्या? पुस्तकालय समिति में कितने सदस्य? पुस्तकालय समिति में लोकसभा से, राज्यसभा से, क्लियर। नियम समिति दोनों सदनों का अलग अलग होता है ना जी। लोकसभा के नियम समिति में कितने सदस्य? लोकसभा के नियम समिति में, राज्यसभा के नियम समिति, राज्यसभा के नियम समिति, राज्यसभा के नियम समिति में। अच्छा, कार्य सलाहकार समिति दोनों सदनों का अलग अलग होता है ना जी, हाँ या ना? लोकसभा के कार्य सलाहकार समिति में कितने सदस्य? लोकसभा के कार्य सलाहकार, राज्यसभा के कार्य सलाहकार, राज्यसभा के कार्य सलाहकार 10 ना। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बतलाइएगा कि सर्वप्रथम संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन कब हुआ है? 1900 किस मामले को लेकर? बोफोर्स घोटाला, बोफोर्स घोटाला को लेकर। और बोफोर्स घोटाला को लेकर वर्ष 1987 में जो सर्वप्रथम संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? किसने किया? अच्छा, संयुक्त संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या राज्यसभा की तुलना में लोकसभा में कितने हो? 2 गुना ना? 2 गुना। चलिए इसके बाद आगे बतलाइएगा आप हमको, हर्षा मेहता के शेयर घोटाला को लेकर संयुक्त संसदीय समिति का गठन कब हुआ? 1992। हर्षा मेहता का शेयर घोटाला को लेकर संयुक्त संसदीय समिति का गठन कब हुआ? इसके अध्यक्ष रामनिवास। केतन पारीक के शेयर घोटाला को लेकर संयुक्त संसदीय समिति का गठन कब हुआ? इसके अध्यक्ष अमरमणि त्रिपाठी। कीटनाशक घोटाला को लेकर संयुक्त संसदीय समिति का गठन कब हुआ है? इसके अध्यक्ष 2G स्पेक्ट्रम घोटाला को लेकर संयुक्त संसदीय समिति का गठन कब हुआ है? 2000। इसके अध्यक्ष PC चाकू। इस प्रकार संयुक्त संसदीय समिति खत्म। ठीक है। अब इसके बाद है अनुच्छेद 79 से 123 तक जो अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद बचे हुए हैं, उन अनुच्छेदों की चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे। ठीक है। तो अब जो आगे आपका क्लास होगा,
5 बजे से। कितना बजे से? काहे कि 2 से 5 भी बैच रखे हुए, तो उसको भी पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, हाँ, आज से 2 से 5, 2 से 3 में टेस्ट है, उसके बाद क्लास लेंगे ना, बोले हुए 2 से 3 में टेस्ट, उसके बाद क्लास। बिट्टू सर नई बात नहीं, वो नहीं आए हैं, हमको लगता है घर से, आज आ जाएंगे, आज आ जाना चाहिए। तो जो है क्या है, अगला क्लास लगेगा आपका 5 बजे से, और हम यहीं रहेंगे, मतलब 5 बजे का मतलब 5 बजे, या लेटेस्ट 5:15, 5:30 वाली बात नहीं है, काहे कि हम रूम से नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे, तो इसलिए 5 का मतलब 5, समझिए, या मैक्सिमम 5:15, उससे ज्यादा नहीं। तो आएंगे, आज भी सुनिए, आज भी पॉलिटी का 2 सेशन शाम में लगाएंगे, एक 5 से 7, उसमें इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, विधायी का खत्म कर देंगे, और फिर शाम में 7:30 से 9, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, 1.5 घंटा के लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट और कैग दोनों खत्म हो जाएगा। मेन सुप्रीम कोर्ट है, कैग तो 5-10 मिनट का है। तो आज संघ का शासन खत्म हो जाएगा, और हम आपको बोले भी हैं, संघ का शासन खत्म मतलब हम मानते हैं पॉलिटी खत्म, बाद बाकी चैप्टर आराम से पढ़ा देंगे, कहीं कोई दिक्कत। क्लियर है? तो मान के चलिए आज आपका पॉलिटी खत्म हो जाए, समझे? तो इससे आगे मिलते हैं 5 बजे। धन्यवाद सब लोगों का। है लड़का सब इधर से निकल, लड़की को निकलने दीजिए इधर से, लड़की को निकलने दीजिए इधर से। मिलते हैं 5 बजे नए सेशन में।